नमस्कार। और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहली और मैं कहूँगा चौंकाने वाली बात जो ये दस्तावेज सामने रखता है वो ये है कि ये कर्तव्य हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। जी। मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें नागरिकों के लिए सिर्फ अधिकार थे, कर्तव्य नहीं। ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, और ये कोई भूल नहीं थी। दुनिया के कई बड़े लोकतंत्रों जैसे अमेरिका के संविधान में भी नागरिकों के लिए कर्तव्यों की कोई अलग से सूची नहीं है। अच्छा। भारत में इन्हें जोड़ने का विचार बहुत बाद में आया, और वो भी एक खास राजनीतिक माहौल में। जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, इन्हें 1976 में 42 संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। 1976। जी। मतलब आपातकाल, इमरजेंसी का दौर। ये तो महज एक संयोग नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दौर की राजनीति जिसमें अनुशासन और जिम्मेदारियों पर बहुत जोर था, और संविधान में कर्तव्यों को जोड़ने का विचार, इनमें तो सीधा संबंध लगता है। बिल्कुल सीधा संबंध है। उस दौर में अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर जोर देने की एक राजनैतिक विचारधारा थी। इसी माहौल में सरकार ने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरणा ली, जहां कर्तव्यों पर बहुत जोर था, और इन्हें भारत में लाने का फैसला किया। ओके। लेकिन संविधान में इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक फैसले से तो नहीं हो सकता। इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। सही बात है। क्या सरकार ने यह फैसला अकेले लिया, या इसके पीछे कोई विशेषज्ञ समिति थी जिसने इसकी सिफारिश की हो? इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। अच्छा, स्वर्ण सिंह समिति। जी, हमारे दस्तावेज में इस समिति का साफ जिक्र है। इसी समिति को यह काम सौंपा गया कि वो मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की संभावनाओं और जरूरतों पर अपनी रिपोर्ट दें। और फिर? और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में एक नया भाग पार्ट 4A और एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अच्छा, तो समिति ने सिफारिश की और सरकार ने मान लिया। लेकिन मुझे लगता है कहानी इतनी सीधी भी नहीं होगी। इस पीडीएफ में एक सेक्शन है जो बताता है कि समिति की सारी बातें नहीं मानी गई। और यहीं पर चीजें सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। समिति ने असल में 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 को लागू किया। अच्छा, 8 की जगह 10? हाँ, और बाद में साल 2002 में 86वें संशोधन से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई। लेकिन सबसे अहम बात वो है जो सरकार ने नहीं मानी। 1 मिनट, सोर्स में एक क्या आप जानते हैं सेक्शन है, और इसमें कुछ ऐसा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। समिति ने कुछ और सिफारिशें भी की थीं जिन्हें सरकार ने माना ही नहीं। ये क्या थी? 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं। पहली, कर चुकाने का कर्तव्य, मतलब ड्यूटी टू पे टैक्सेस। कर चुकाने का कर्तव्य, ओके, ये तो आज एक कानूनी अनिवार्यता है। बिल्कुल। और दूसरी, कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान, मतलब पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंट। रुकिए, ये दूसरा वाला तो बहुत ही विरोधाभासी लगता है। कैसे? आपातकाल का दौर, जब सरकार शक्ति को केंद्रित कर रही थी, तब उन्होंने कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान ठुकरा दिया। ये तो समझ से परे है। उन्हें तो ऐसा करने का एक और जरिया मिल जाता। ये एक सोचने वाला सवाल है ना? हाँ। इसके 2 संभावित कारण हो सकते हैं। शायद वे इसे एक नैतिक ढांचा बनाना चाहते थे, न कि एक और कानूनी डंडा। वे चाहते थे कि नागरिक जिम्मेदारी महसूस करें, डरे नहीं। एक आइडियलिस्टिक सोच। या फिर दूसरा ज्यादा व्यावहारिक कारण ये हो सकता है कि उन्हें लगा होगा कि इन नैतिक कर्तव्यों को लागू करना और न मानने पर दंड देना लगभग असंभव होगा, और ये उल्टा पड़ सकता है। मतलब बैकलैश हो सकता था। शायद। वजह जो भी हो, इस एक फैसले ने इन कर्तव्यों की पूरी प्रकृति को परिभाषित कर दिया। तो हमारे पास ये 11 कर्तव्य हैं, लेकिन इन्हें याद रखना अपने आप में एक चुनौती है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे सोर्स में इसे आसान बनाने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका दिया गया है, एक तरह की ABC ट्रिक। हाँ, ये एक बहुत कारगर निमोनिक डिवाइस है जो अनुच्छेद 51A के हर क्लॉज, मतलब A से K तक, को एक अक्षर से जोड़ता है। सही। लेकिन इन्हें एक एक कर गिनने के बजाय अगर हम इन्हें समूहों में देखें तो इनका असली मतलब और बेहतर समझ आता है। बढ़िया आइडिया है। तो कैसे समूह बना सकते हैं हम? देखिए, कुछ कर्तव्य सीधे सीधे राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं। जैसे ट्रिक में है A फॉर एंथम, राष्ट्रगान। हाँ, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संविधान का आदर। फिर है C फॉर सेंटर कंप्लीट यूनिटी, मतलब देश की एकता और अखंडता। और D फॉर डिफेंस? बिल्कुल, देश की रक्षा।
ये तीनों बहुत स्पष्ट हैं। राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान, उसकी एकता को बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा के लिए तैयार रहना। ये तो हुए राष्ट्रीय कर्तव्य, लेकिन कुछ कर्तव्य ऐसे भी हैं जो समाज और हमारे आसपास के लोगों से जुड़े हैं। बिल्कुल, जैसे ई फॉर इक्वालिटी एम्पावरमेंट। ये सिर्फ भाईचारे की बात नहीं करता, बल्कि उन प्रथाओं को छोड़ने की भी बात करता है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और फिर है एफ फॉर फॉर्ट्स, फैंसी कल्चर, जो हमारी सामासिक संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर को बचाने की बात करता है। सामासिक संस्कृति, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमारी मिली जुली विरासत, वो संस्कृति जो सदियों से अलग अलग धर्मों, भाषाओं, परंपराओं और क्षेत्रों के मिलने से बनी है। कोई उदाहरण? जैसे उत्तर भारत का संगीत दक्षिण भारत के मसालों के साथ मिलकर एक नई डिश बनाए, बस वैसी ही हमारी संस्कृति है, एक तरह की खिचड़ी। खिचड़ी, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस कर्तव्य का मतलब है इस खिचड़ी जैसी खूबसूरती और विविधता को बचाए रखना। समझ गया। तो राष्ट्रीय और सामाजिक कर्तव्यों के अलावा क्या कोई और समूह भी है? हाँ, एक समूह व्यक्तिगत विकास और प्रगतिशील सोच से जुड़ा है, जैसे एच फॉर ह्यूमैनिज्म हाई थिंकिंग, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना की बात करता है। मतलब एक तरह से पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर आगे बढ़ना। बिल्कुल, हमेशा नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने की सोच रखना। इसी से जुड़ा है जे फॉर जेट, जॉइंट एक्शन, जो कहता है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। और बाकी के कर्तव्य, जैसे पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति वाले? हाँ, जी फॉर ग्रीन मतलब पर्यावरण की रक्षा, आई फॉर इनकम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, और के फॉर किड नॉलेज, बच्चों को शिक्षा। जी, ये सभी इसी बड़े ढांचे में फिट होते हैं। ये दिखाते हैं कि एक नागरिक की जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्र या समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारी साझा संपत्ति और आने वाली पीढ़ी के प्रति भी है। तो ये ट्रिक और ये समूहीकरण इन्हें समझने में वाकई मदद करता है। लेकिन अब हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। हम सब अपने मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं। अगर उनका हनन हो तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। जी, क्या इन कर्तव्यों का भी वही कानूनी वजन है? ये इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे दस्तावेज में अधिकार बनाम कर्तव्य पर एक साफ तुलना दी गई है। हाँ, मैंने देखा वो। मौलिक अधिकार न्यायिक है, जस्टिसेबल। इसका मतलब है कि अदालतें उन्हें लागू करवा सकती हैं, लेकिन मूल कर्तव्य गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिसेबल। लेकिन गैर न्यायिक या नैतिक दायित्व जैसे शब्द थोड़े कमजोर नहीं लगते? अगर कोई इन दायित्वों को नहीं मानता, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या सिर्फ नैतिकता की दुहाई देना काफी है? इससे तो ऐसा लगता है कि इन कर्तव्यों का कोई वास्तविक महत्व ही नहीं है। आपकी आशंका बिल्कुल सही है, और यहीं पर कहानी में एक और परत जुड़ती है। गैर न्यायिक होने का मतलब शक्तिहीन होना नहीं है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ इसलिए किसी पर मुकदमा नहीं कर सकते कि उसने, मान लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं किया। ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसद इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून नहीं बना सकती। अच्छा, तो ये एक अप्रत्यक्ष तरीका है इन्हें लागू करने का? ठीक समझे। 1999 में जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट में यही बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी। वर्मा समिति, ओके। उन्होंने बताया कि कई मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं। हमारे सोर्स में इन कानूनों के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे कर्तव्य ए, जो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात करता है, उसे लागू करने के लिए हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है। ओह, तो कानून पहले से था, कर्तव्य ने बस उसे एक संवैधानिक और नैतिक आधार दे दिया। बिल्कुल। इसी तरह कर्तव्य जी, जो पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, उसे बल मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जैसे कानूनों से। सही बात है। विभिन्न आपराधिक कानून सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने यानी कर्तव्य आय के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो भले ही अनुच्छेद 51A खुद एक तलवार न हो, लेकिन यह कई दूसरी कानूनी तलवारों के लिए एक ढाल का काम करता है। ये वाकई एक दिलचस्प संतुलन है। एक तरफ नैतिक जिम्मेदारी का एहसास और दूसरी तरफ उसे सहारा देने के लिए एक कानूनी ढांचा। जी, ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य सिर्फ कानूनी दबाव बनाना नहीं था।
सही कहा। उनका उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी की एक आंतरिक भावना पैदा करना था। अधिकार हमें सशक्त बनाते हैं तो कर्तव्य हमें एक समाज के रूप में जिम्मेदार बनाते हैं। तो आज हमने इस बेहतरीन दस्तावेज के जरिए भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को काफी गहराई से समझा। हमने जाना कि ये सोवियत संघ से प्रेरित होकर आपातकाल के दौर में जोड़े गए। ये नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं और हालांकि ये सीधे तौर पर न्यायिक नहीं है, फिर भी कई कानून इनके पालन को सुनिश्चित करते हैं। सही। और हाँ, इन्हें याद रखने की एक बहुत ही कारगर एबीसी ट्रिक भी है। बिल्कुल। ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, मतलब अधिकार, पर नहीं बल्कि मैं क्या योगदान दूंगा, यानी कर्तव्य पर भी चलता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्वर्णिम सिंह समिति का एक सुझाव था कर चुकाने का कर्तव्य, जिसे 1976 में एक मूल कर्तव्य बनाने से इनकार कर दिया गया था। जी, हमने बात की थी इस पर। आज आयकर अधिनियम जैसे सख्त कानूनों के तहत कर चुकाना एक बड़ी कानूनी अनिवार्यता है। क्या यह हमें दिखाता है कि कैसे समय के साथ एक नैतिक कर्तव्य एक कानूनी दायित्व में बदल सकता है? सोचने वाली बात है। उस पे सोचिएगा कि आज के कौन से नैतिक कर्तव्य, जैसे शायद डिजिटल स्पेस में जिम्मेदार व्यवहार या पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत प्रयास, भविष्य के कानूनी दायित्व बन सकते हैं।